हाँ तो भाई लोग कैसे हो। तो भाई आज संडे है और आज मैं सोचा जो मैंने एक हफ्ते से पढ़ रहा हूँ रिवीजन करते हैं कि मैंने अभी तक क्या पढ़ लिया है फॉर दिस पर्पस कि इन दैट केस अगर मुझे कभी कुछ भूल रहा हूँ तो मैं अपनी ये वीडियो देख सकूँ या मेरे को एज अ वो रहेगा कि मैं शेयर कर रहा हूँ अपनी चीज़ें जिससे मेरे को ही फ्यूचर में मोटिवेशन मिलेगी। तो भाई मेरे को अभी तक जितना भी बोला जाए ना, मैं अपनी नोटबुक से मैंने नोट्स बनाए जो मैंने एक हफ्ते में पढ़ा है और मैं थोड़ा बहुत ट्राई करूंगा, खुद से अटेम्प्ट करूंगा बताने का जो मैंने पढ़ा है। बट अगर इन केस मुझे हिंट चाहिए तो मैं नोटबुक से देखूंगा। तो भाई पहले बात करते हैं। सबसे पहले एक पहला टॉपिक था जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हुई थी। इंटरप्रेटर सिर्फ कंपाइल लैंग्वेज, ये होती क्या है? इंटरप्रेटर क्या होता है? जो एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे पास एक कोई लैंग्वेज है वो डायरेक्ट कंपाइल हो जाए बिना कोई किसी कंपाइलर थ्रू पास हुए। एग्जाम्पल लेट मी ब्रीफ दिस। कंपाइल लैंग्वेज क्या होती है कि तुम्हारी C++ का कोड है, तुमने उसको पास किया, अपने सिस्टम में रन किया है और तुम्हारे सिस्टम में कंपाइलर होगा C++ वाला, वो उस कोड को तुम्हारे मशीन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। कंपाइलर का सिंपल यही काम होता है, ठीक है। और इंटरप्रेटर लैंग्वेज ये होती है कि तुम्हारा कोड है वो कंपाइल नहीं होगा। कंपाइल इन द सेंस मतलब वो रन तो होगा, एग्जीक्यूट तो होगा, मशीन लेवल कोड पे चला जाएगा, बट वो कंपाइलर के थ्रू नहीं जाएगा। इसे बोलते हैं इंटरप्रेटर लैंग्वेज। और इसके एग्जांपल देना चाहूं तो सी ले लो, सी लैंग्वेज, C++ ले लो, सी ले लो, जावा ले लो, कोई सी भी ले लो। इनको अगर तुम रन करोगे ना, तुमने मान लो कोई भी फाइल का नाम डाला, 1.cpp डाला और तुमने इसको रन किया, तो तुम्हारे पीसी में जिस फोल्डर में तुम इसे रन कर रहे हो उसके नीचे एक और फाइल क्रिएट हो जाएगी सेम नाम की, बट उसका एक्सटेंशन .txt करके होगा। तो वो फाइल होती है तुम्हारा कंपाइल्ड कोड, कंपाइल लैंग्वेज में वाला कोड होती है वो फाइल, जो सिर्फ तुम्हारा कंपाइलर ही समझता है, वही कन्वर्ट करता है। और बात है जावा में, जब तुम कोई भी a.js लिखोगे, 1.js जो भी नाम लिखो, उसके नीचे कोई भी कंपाइल नहीं क्रिएट होती, कंपाइल फाइल। और बात है जावा, जावा तुम्हारी सिंगल लाइन वाइज रन होती है, लाइन वाइज रन होती है। पहली लाइन रन होगी, दूसरी लाइन रन होगी, तीसरी लाइन रन होगी, फिर सो ऑन। और बात रही सी की, ये तुम्हारा डायरेक्ट पूरा कोड ही रन होता है। अगर इन केस तुम्हारे C++ में इन लैंग्वेज में कोई एरर है तो यहाँ पे ये होगा कि तुम्हारा कोई सा भी पूरा कोड नहीं चलेगा, चाहे तुम्हारा हल्का सा भी क्यों एरर ना हो, कंपाइल एरर के कोई भी एरर क्यों ना हो, तुम्हारा पूरा कोड ही नहीं चलने वाला। बट जावास्क्रिप्ट में तुम्हारे कहीं एरर है तो वो वाला आउटपुट प्रिंट नहीं होगा, उसके अलावा सारा प्रिंट हो जाएगा। तो थोड़ी सी एक अच्छी बात भी है, बट सिक्योरिटी लेवल पे ये अच्छी बात नहीं है। मतलब जब तुम्हारा सिस्टम, जब तुम्हारे यूजर्स कम हो तो तुम जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हो, तुम्हारे से काफी खर्चा बचेगा और प्लस कम तुम्हें एफर्ट मारने पड़ेंगे, सिंपल बोलूं तो। बट लॉन्ग टर्म में हल्का सा भी एरर हुआ तो तुम्हारे काफी बड़े नुकसान भी हो सकते हैं। अब बात करते हैं अब जावास्क्रिप्ट अभी तक इतनी डिमांड में क्यों है। मतलब मैंने अभी बोला कि जावास्क्रिप्ट से तुम छोटे मोटे इन द सेंस कि मतलब कोई बड़े कोड नहीं लिख सकते, बड़े डेटाबेस वाले कोड नहीं लिख सकते, छोटी मोटी चीजें फॉर एग्जांपल वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो। तो जावास्क्रिप्ट अभी भी इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? उसका एक ही रीजन है, जो हमारे सारे ब्राउजर होते हैं, क्रोम, सफारी, एज, इससे मतलब जितने भी ब्राउजर होते हैं सारे के सारे तुम्हारे जावास्क्रिप्ट पे ही बेस होते हैं। मतलब तुम्हारा जो भी कोड होगा जावास्क्रिप्ट वाले ही कोड तुम कन्वर्ट होता है, मतलब ब्राउजर सारा काम ही उस पर करता है, जावास्क्रिप्ट पे। इसलिए अभी तक यहाँ पे जावास्क्रिप्ट इतनी ज्यादा डिमांड में है और अभी तक यूज होती है। और बात करते हैं जावास्क्रिप्ट के बारे में और थोड़ा बहुत डीप में जाते हैं। जावास्क्रिप्ट जो होती है एक लूजली टाइट लैंग्वेज होती है और C++ एक टाइटली लैंग्वेज होती है, स्ट्रिक्ट लैंग्वेज। और इसका मतलब होता क्या है स्ट्रिक्ट लैंग्वेज और लूजली टाइट लैंग्वेज का? स्ट्रिक्ट लैंग्वेज मतलब तुम्हारे ये नाम से समझो भाई, नाम से समझो क्या बोलता है स्ट्रिक्ट। तो भाई यहाँ पे जो भी चीजें होंगी काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होंगी, हल्की से भी यहाँ पे गलती बर्दाश्त नहीं होती है। एग्जाम्पल तुमने int a = 5 लिखा है तो इंटीजर नाम का a ब्लॉक है, उसके अंदर 5 आएगा। अगर इनकेस तुम वहां पे कोई स्ट्रिंग डाल दो int a = स्ट्रिंग तो नहीं आएगा। इसी तरह बट जावास्क्रिप्ट में दो ही वेरिएबल होते हैं, लेट और कॉन्स्ट। बट इन दोनों में क्या होता है, तुम इसमें बूलियन, वेरिएबल, डेटा टाइप, कोई से भी डेटा टाइप डाल दो, कोई भी बीटी नहीं होती। तो यहाँ पे तुम इजीली कन्वर्ट कर सकते हो। ये लूजली टाइट लैंग्वेज है इसलिए जावास्क्रिप्ट। और एक बहुत तगड़ी बात, जो जावास्क्रिप्ट होती है वो सिंगल थ्रेडेड होती है। सिंगल थ्रेडेड मतलब क्या होता है कि तुम्हारा कोड जो है ऊपर से नीचे एक ही बार में एक ही प्रोसेस में जाएगा। और भाई एक बात बताता हूँ, ये बहुत कम बंदों को पता होती है। जो थ्रेड होता है ना, थ्रेड क्या होता है? थ्रेड होता है प्रोसेस का पार्ट। और एग्जाम्पल कोई
प्रोसेस मान लो, कोई प्रोसेस या कोई भी चीज है, कोई भी एप्लीकेशन मान लो, कोई भी एप्लीकेशन है वो मल्टी थ्रेड सपोर्ट करती है या नहीं करती, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है भाई। मतलब मेरा पीसी है या कोई भी पीसी है, मल्टी प्रोसेसर होता क्या है? पहली बात तो ये बताता हूँ। मल्टी प्रोसेसर मतलब एक टाइम पे एक पीसी के अंदर प्रोसेसर का काफी कोर होते हैं, मल्टी कोर उससे होते हैं, 4 हो सकता है, 8 हो सकता है, 16 भी हो सकता है, तो मल्टी कोर होते हैं। मल्टी कोर का टास्क ये होता है, जो तुम्हारा प्रोसेस होता है वो सब टास्क में डिवाइड होता है और सब टास्क को बोलते हैं थ्रेड। और थ्रेड तुम्हारा हर एक मल्टी कोर मतलब हर एक कोर में जाके एग्जीक्यूट हो सकता है इंडिपेंडेंटली और पैरेलली, मतलब एक साथ भी होगा और इंडिपेंडेंट भी रहेगा। तो इसे बोलते हैं भाई मल्टी थ्रेडेड। मतलब कि तुम्हारा एक प्रोसेस मल्टीपल सब पार्ट में टूट सकता है और वो सीपीयू के अलग प्रोसेस में रन हो सकता है, सीपीयू के अलग कोर में बोलूंगा, मतलब मल्टी कोर मतलब मल्टीपल प्रोसेस टाइप के समझ लो। और इसका मतलब क्या होता है, अगर तुम्हारे सीपीयू में एक ही कोर है मतलब एक ही प्रोसेसर है, तो भाई यहाँ पे तुम्हारा मल्टी थ्रेड का कोई भी काम नहीं होगा, बिकॉज मल्टी थ्रेड रिक्वायर्स मल्टीपल प्रोसेसर। बस इतना ही समझो, मल्टी थ्रेड मतलब मल्टीपल प्रोसेसर। तो भाई यहाँ पे जावा है, जावा स्क्रिप्ट है, वो सिंगल थ्रेड है, मतलब उसे रन होने के लिए सिर्फ एक ही प्रोसेस चाहिए होता है। और तुम इसका एग्जांपल दे सकते हो, मैंने देखा था खुद से करके, कि तुम एक वो बना दो, एक लूप बना दो और लूप को लगा दो 2-3 लाख, मतलब बहुत 2-3 लाख तो बहुत छोटा बोल रहा हूँ, 20-30 लाख तक लगा दो, बहुत लंबी वैल्यू डाल दो और वहां पे तुम सिर्फ एक प्रिंट करते जाओ, प्रिंट या कुछ मतलब कोई हाई टास्क रन कर दो। और तुम अगर देखोगे टास्क मैनेजर में जाके, तो टास्क मैनेजर में सिर्फ एक ही प्रोग्राम 100% के अप्रॉक्स तक जाएगा, उसके अलावा कोई भी कोड नहीं जाने वाला। ये भाई टास्क मैनेजर पे देखना, तुम्हें पता चल जाएगा। अगर तुम्हारे मैक है तो शायद मैक का मुझे नहीं पता भाई, सिंपल बोलूं मैक का नहीं पता बिकॉज अपना विंडो है। तो भाई यहाँ पे तुम्हारा एक ही टास्क की वजह से तुम्हारा सिर्फ एक ही कोड एकदम बढ़ता जाएगा। और बात है, इसे बोलते हैं सिंगल थ्रेड नेचर ऑफ जावास्क्रिप्ट। और जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेड होती है, मतलब एक के बाद एक ही चलती है। और बात है सी प्लस प्लस में, हमें जब बेसिक कोडिंग करते हैं तो वहां पे सिंगल थ्रेड ही होती है, बट हम मल्टीपल थ्रेड को भी यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग सब क्लासेस सी प्लस प्लस जावा में। अब बात करते हैं कॉल बैक फंक्शन की। कॉल बैक फंक्शन क्या होता है? कॉल बैक फंक्शन ये नाम सजेस्ट करता है, कॉल बैक मतलब वो किसी को बुला रहा है, और फंक्शन वो फंक्शन को बुला रहा है। मतलब जब तुम अपने वेरिएबल में, अपने फंक्शन में किसी एक फंक्शन को जिक्र करते हो, किसी दूसरे फंक्शन का, उस फंक्शन का नहीं, किसी दूसरे फंक्शन का जिक्र करते हो या उसको बुलाते हो, उसका नाम लिखते हो, तो इस प्रोसेस को कॉल बैक फंक्शन बोलते हैं। अगर तुमने अपने फंक्शन के अंदर अपने फंक्शन का नाम डाल दिया तो इसे बोल देंगे रिकर्जन। ए फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्जन। ए फंक्शन कॉलिंग अनदर फंक्शन एज एन आर्ग्यूमेंट इज कॉल्ड कॉल बैक फंक्शन। कॉल बैक फंक्शन तुम्हारा कब यूज होता है और इसके बारे में बहुत डिटेल में बता दूंगा, बहुत तगड़ा टॉपिक है ये। अब भाई एक 2-3 टर्म मुझे पता चली थी क्लास के ड्यूरिंग कि भाई क्लस्टर मॉडल क्या होता है। अब मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे इसमें हाथ नहीं बैठा हुआ है, तो मैं पढ़ के बताऊंगा। एल्गोरिदम यूज्ड फॉर ग्रुपिंग सिमिलर डेटा पॉइंट्स टुगेदर बेस्ड ऑन सर्टेन क्राइटेरिया। मतलब तुम एक एल्गोरिदम है जो सिमिलर डेटा पॉइंट्स को एक साथ रखती है बेस्ड ऑन सम क्राइटेरिया, इसको बोलते हैं क्लस्टर मॉडल। और बात करते हैं उबंटू क्या है। उबंटू एक टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो लिनक्स से बना हुआ है और इसको हम यूज करते हैं मेनली ओपन सोर्स पर्पस के लिए। अब बात करें सेट इंटरवल एंड सेट टाइम आउट। ये एक फीचर है जावास्क्रिप्ट में जो किसी भी लैंग्वेज में मैंने अभी तक देखा नहीं है। मैं 4-5 लैंग्वेज पढ़ी है बट अभी तक मैंने ये वाला फीचर किसी में नहीं देखा अभी तक फिलहाल। तो सेट टाइम आउट क्या होता है कि तुम्हारा कोई भी पर्टिकुलर टास्क है, फंक्शन है, वो इतने टाइम बाद रन होगा, इसे बोलते हैं सेट टाइम आउट। और सेट इंटरवल बोलते हैं कि एक पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में ये फंक्शन रन होता रहेगा, इसे बोलते हैं सेट इंटरवल। और यहाँ पे एक सेट टाइम आउट के बारे में बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ। मतलब ये एक चीज होगी कि भाई जावास्क्रिप्ट जैसे बोलते हैं पिलर्स, वो है बट थोड़ी देर में। और छोटे छोटे बच्चों वाले डेफिनेशन है बताता हूँ। सिंपल प्रिमिटिव क्या होता है? नंबर स्ट्रिंग बूलियन, इसे बोलते हैं सिंपल प्रिमिटिव। और कॉम्प्लेक्स प्रिमिटिव होता है एरे एंड ऑब्जेक्ट्स। और प्रिमिटिव क्या होता है? जो डेटा टाइप हम इसको कॉल कर सके, जो भी मतलब समझ लो जो भी चीजें हम उसको कॉल कर सके, उसको ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल कर सके, उसे बोलते हैं प्रिमिटिव। एक क्लास कैन बी कॉल्ड थ्रू एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड टाइप ऑफ प्रिमिटिव। मतलब समझ लो इजी है, जो हम ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको हम बुला सकें, प्रिमिटिव से बोलते हैं। और फिर यहाँ पे थोड़े बहुत फंक्शंस हैं। फंक्शन मतलब स्ट्रिंग एस डॉट सब एस टी आर, एस डॉट फाइंड इंडेक्स का लास्ट इंडेक्स ऑफ स्लाइस, और लेंथ, और सब एस टी आर डॉट रिप्लेस, और स्प्लिट का है इससे छोटे, और ट्रिम, टू अपर टू लोअर केस, और नंबर का है कुछ
पार्स इंट, मतलब यहाँ पे पार्स इंट से हो जाएगा तुम्हारे स्ट्रिंग में अंदर कोई अगर नंबर है तो नंबर प्रिंट हो जाएगा। और एरे का है पुश, पॉप, शिफ्ट, अनशिफ्ट, कॉनकैट, फॉर ईच और ऑब्जेक्ट। इसका मतलब छोटी मोटी चीजें हैं, तुम देखोगे तो समझ जाओगे, बहुत ईजी वाली है। और बात करते हैं, एक मैंने नई चीज नोटिस की थी ये जावास्क्रिप्ट में, कि तुम्हारा जो वेरिएबल होता है ना, लेट और कॉन्स्ट, इसके अंदर कोई भी रेंज नहीं है भाई। मैंने मजे मजे में कम से कम 2-3 हजार से ज्यादा बोल दिया, 100-200 की डिजिट प्रिंट कर दी थी भाई। उसकी लिमिट ही नहीं है भाई, कसम से हटके वाओ, मतलब मजाक से हटके उसकी कोई भी लिमिट नहीं है। तुम इसकी रेंज कुछ भी डाल दो, प्रिंट हो ही जाता है। और वीएस कोड में ट्राई किया था, उसने बोला था एक मतलब एक टाइप का, उसने क्वेश्चन मांगा था, मैं क्लिक किया था तो एंड में एन आ गया था, और मैंने प्रिंट किया तो डिट्टो में प्रिंट हो गया। मतलब इसमें लेट और कॉन्स्ट की कोई भी रेंज नहीं है, तुम चाहे जितना भी बड़ा नंबर प्रिंट कर दो, प्रिंट हो जाता है। और वो डेट होती है, डेट निकालने के लिए न्यू डेट काम आती है हमेशा। और तुम एक वेरिएबल डिक्लेयर करोगे, न्यू डेट डॉट ये सब डालते रहोगे, न्यू डेट डॉट गेट फुल ईयर, गेट डेट, गेट डे, गेट आवर्स आ जाता है। और जेसन क्या होता है, जावा स्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन, इसे बोलते हैं जेसन को। और जेसन तुम्हारा एक टाइप का वो है, क्या बोलते हैं उसे, की और वैल्यू पेयर को स्टोर करता है फॉर बेटर आइडिया। मैं इसके डेफिनेशन पढ़ता हूँ। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट नोटेशन विल ट्रांसफर डेटा इन जावास्क्रिप्ट एज एन ऑब्जेक्ट। हाँ, हम यहाँ पे डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं इजीली थ्रू एन ऑब्जेक्ट। JSON dot parse it converts string into object. JSON dot string file is convert object into string. ये सब भी है थोड़े बहुत। और ऑब्जेक्ट का है, फिर उसके बाद कॉल बैक फंक्शन के एग्जांपल हैं। अब बात करते हैं सिंक्रोनस एंड असिंक्रोनस की डेफिनेशन क्या होती है। सिंक्रोनस मतलब एक के बाद एक, मतलब मैंने एक काम किया है, एक काम चल रहा है मेरा, एक लाइन ऑफ ब्लॉक हो रही है, वो जब तक पूरी नहीं होगी नीचे वाली नहीं होने वाली, मतलब एक के बाद एक को बोलते हैं सिंक्रोनस। और असिंक्रोनस मतलब मैं एक काम कर रहा हूं और अगर मेरे पास एक इंपॉर्टेंट काम आ गया है, मतलब कुछ भी बोल दो, एक काम आ रखा है इंपॉर्टेंट, तो वो काम छोड़ के या मैं उस काम को किसी और को दे दूंगा और नीचे वाला काम करने लग जाऊंगा, इसे बोलते हैं असिंक्रोनस। और इसका मैं बहुत तगड़ा एग्जांपल दूं, फिर बताऊं स्टोरी बताता हूं। पहले हरकित भैया की है। तो भाई यहाँ पे एक सीन होता है, तो मैं मान लो मैगी बनानी है, और तुम उस मैगी बनाने के प्रोसेस में तुम्हारे पास दो कंडीशन हो सकती है। पहला, तुम पानी उबालो, सब्जियां काटो, मैगी लेके आओ और मैगी बनाओ। इसमें कम से कम तुम्हारे 15-20 मिनट लग जाएंगे। और इससे बढ़िया तुम अपने किसी दोस्त को या भाई को बोल दो मैगी लाने के लिए, हाँ बोल दो मैगी लाने के लिए, वो बंदा मैगी लाएगा, तब तक तुम पानी उबालो और सब्जी काटो। और सब्जी काटते काटते तुम्हारा भाई आ गया, तो उस टाइम पे वो तुम्हें कॉल नहीं करेगा। तुम सब्जी काटते रहोगे जब तक तुम्हारा कंप्लीट नहीं हो जाएगा, तब तक वो तुम्हें मैगी नहीं दे सकता, बिकॉज तुम बिजी हो भी और तुम उस समय अपना फुल फोकस लगा के काम कर रहे हो सब्जी काटने पे। तो जब तक तुम फ्री नहीं होते तब तक तुम एक और काम, एक और चीज जो मैगी है ले नहीं सकते। मैगी या चीज को समझ लो आउटपुट, तुम ले नहीं सकते। अब इस एग्जांपल से मैं तुम्हें समझाता हूं असिंक्रोनस। फॉर एग्जांपल मैं एक कोड लिखा हूं, पूरी एकदम परफेक्ट लाइन है, सिंगल थ्रेडेड वाली है, सब कुछ हो रहा है, बट मैंने यहाँ पे एक सेट टाइम आउट डाल दिया। वो सेट टाइम आउट क्या कर रहा है, 10 सेकंड बाद एक चीज को प्रिंट करेगा। क्या है वो चीज, हेलो। बस इतना हेलो प्रिंट करने के लिए मैं 10 सेकंड का वेट क्यों करूंगा भाई, मैं सीपीयू वेस्ट होगा, उसका यूटिलाइजेशन वेस्ट होगी। बट जावा सिंगल थ्रेडेड है, तो जावा बोलेगा, ये मतलब जो सिंगल थ्रेड है वो स्टैक में रन होता है, बाय द वे स्टैक में रन होता है। और जो बोलेगा कि मैं ये काम कर रहा हूं, स्टैक वाला जो सिंगल थ्रेडेड वाला काम है वो मैं कर रहा हूं, और जो ये काम है तो 10 सेकंड का वेट है, ये काम तू भाई दूसरा कर ले। अपने भाई को, मतलब अपने भाई को बोल देगा तू ये कर दे काम, प्रिंट हेलो करना है, तो बस 10 सेकंड वेट करने के बाद तो ये अपना जो काम है वो दे देगा वेब एपीआई को। वेब एपीआई क्या है, वो क्यों ले रहा है, थोड़ी देर में बताता हूं। वेब एपीआई को दे देगा और 10 सेकंड तक वो करता रहेगा, 10 सेकंड तक वेट करेगा वेब एपीआई। और 10 सेकंड वेट करने के बाद फिर जब मेरा स्टैक वाला काम हो जाएगा, 10 सेकंड वेट, 1 मिनट एग्जांपल मान लो 10 सेकंड वाला काम पहले हो गया, तो उसने जो है ना वेब एपीआई वो दे देगा स्टैक क्यू में कि भाई मैं काम हो चुका है, मैं यहाँ पे खड़ा हो जा रहा हूं। जैसे ही मेरा भाई फ्री होगा सब्जी काटने से, मतलब वो काम प्रोसेस करने के बाद फ्री होगा, मैं स्टैक क्यू के बाद उसे दे दूंगा। स्टैक क्यू में डाला और जैसे ही मैं फ्री हुआ तो एक होता है कॉल बैक, 1 मिनट, कॉल बैक फंक्शन होता है, एग्जैक्ट नाम याद नहीं आ रहा, शायद कॉल बैक ऑटो कॉल बैक, एक मिनट मुझे देख के बताना पड़ेगा। इवेंट लूप, एक इवेंट लूप होता है। इवेंट लूप तुम्हारा क्या करेगा,
जो तुम्हारे क्यू के अंदर वो सब्जी काटने के बाद जो मैगी लाने का आउटपुट था ना, वो क्यू के अंदर पड़ा है। पर 10 सेकंड तक मुझे वेट करना था और उसका आउटपुट जो है वो क्यू के अंदर पड़ा है। मैं जैसे काम पूरा होगा, मैं वहां से क्यू से आउटपुट निकालूंगा और अपने स्टैक में डाल दूंगा और मेरा टोटल बन जाएगा ये पूरा, मेरा पूरे प्रोग्राम का आउटपुट बन जाएगा। तो यहाँ पे एसिंक्रोनस नेचर हुआ बिकॉज मेरे पास एक हाई टास्क था जो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम करता है, और मैंने उसको दे दिया स्टैक वेब एपीआई को, और वेब एपीआई यहाँ पे असिंक्रोनस नेचर दिखा रहा है। और वेब एपीआई होता है हमारा ब्राउजर को ही बोलते हैं हम वेब एपीआई। और वेब एपीआई के बाद कॉल बैक स्टैक क्यू में जाता है हमारा आउटपुट, फिर उसके बाद इवेंट लूप के थ्रू हमारे स्टैक में वापस चली जाती है। ये भाई स्टोरी माँ कसम भाई जो भैया ने बताई थी ना, बहुत तगड़ी समझाई थी, मुझे पूरा रट गया था। मतलब बहुत अच्छा लेक्चर था ये वाला था स्पेशली मेरे लिए। तो जो मैंने तुम्हें प्रोसेस बताया ना, ये पूरा जावास्क्रिप्ट आर्किटेक्चर का ये होता है असिंक्रोनस नेचर। मतलब कि भाई मेरा जावास्क्रिप्ट सिंगल थ्रेडेड है बट इस असिंक्रोनस नेचर भी फॉलो करती है, क्योंकि बिकॉज ऑफ एपीआई वेब एपीआई के थ्रू। और भाई यहाँ पे जो असिंक्रोनस नेचर है उसके एग्जांपल बताता हूँ कहाँ कहाँ यूज होते हैं। जब आपको डेटाबेस में कॉल करनी हो, जब आपको फाइल रीड करनी हो, जब आपको एक मिनट सोच रहा हूं, जब आपको फाइल रीड करनी हो, डेटाबेस में कॉल करनी हो, सेट टाइम आउट, थोड़े टाइम के लिए वेट करना हो, या आपको कहीं डेटा फैच करना हो, तब हम यूज करते हैं ये एसिंक्रोनस नेचर मतलब कॉल बैक। तो भाई यहाँ पे कॉल बैक का यूज होता है। कॉल बैक क्या होती है? कॉल बैक तुम्हारा एक फंक्शन होता है जो एज अ दूसरे फंक्शन को आर्ग्यूमेंट में लेता है, पैरामीटर में लेता है। इसे बोलते हैं कॉल बैक फंक्शन। तो भाई कॉल बैक फंक्शन के थ्रू मैं ये अचीव कर सकता हूँ असिंक्रोनस नेचर ऑफ जावास्क्रिप्ट। और बात ही कॉल बैक फंक्शन में काफी दिक्कतें होती हैं। फॉर एग्जांपल कॉल बैक का जो तुम अभी गूगल करना, तो उसका सिंटेक्स होता है काफी घटिया होता है, काफी घटिया इन द सेंस बहुत ज्यादा दिमाग खाने वाला होता है और समझ नहीं आता। और उसके बाद जो तुम कॉल बैक करो, एग्जांपल कॉल बैक का सिंटेक्स लिख दो, फंक्शन ने एक और फंक्शन लिया है, फिर उसके अंदर एक और फंक्शन ले लिया, फिर उसके अंदर एक और फंक्शन ले लिया है, और तीनों फंक्शन एक ही काम कर रहे हैं। 10 सेकंड का वेट, 10 20 30 सेकंड तो भाई मेरे यूं ही फूक गए। तो भाई यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि मेरा यहाँ पे 30 सेकंड के लिए मेरा जो पीसी है वहां पे चला गया है कॉल बैक हेल में। मतलब मेरे पास इतना ज्यादा टास्क आ गया है कि मेरे पीसी को जानबूझ के 30 सेकंड तक, मतलब वेब एपीआई को ही 30 सेकंड तक वेट करना पड़ रहा है। तो इसे बोलते हैं कॉल बैक हेल। और मैं इस कॉल बैक हेल में ना फंसूं इसके लिए, और दूसरी चीज कि मेरा जो सिंटेक्स है थोड़ा सा अच्छा लगे, इसके लिए हमने इंट्रोड्यूस किया प्रोमिसेस। प्रोमिसेस का भी सेम यही काम है जो कॉल बैक हेल का काम है। सॉरी, कॉल बैक हेल, वाह, प्रोमिसेस का भी सेम यही काम है जो कॉल बैक फंक्शन काम है। उसका यही काम है कि जो जावास्क्रिप्ट का असिंक्रोनस नेचर है उसको अप्लाई करना, इसका यही काम है सिंपल सा बोलूं तो प्रॉमिस का। और दूसरा वो सिंटैक्टिकल शुगर है जावास्क्रिप्ट या कॉल बैक फंक्शन के ऊपर, जो तुम्हारे कोड को रीडेबल बनाता है और सुंदर बनाता है। रीडेबल ही बोल दो ना, सुंदर मत बोलना कभी, हाँ रीडेबल बनाता है। तो भाई ये इतना था प्रोमिसेस के बारे में। और प्रॉमिस चेनिंग भी होती है। प्रॉमिस चेनिंग क्या होती है? डॉट डन भी हमें लगता है इसका सिंटेक्स है। प्रॉमिस चेनिंग मतलब जो तुम प्रॉमिस डिफाइन करते हो ना, प्रॉमिस लिखते हो, इस टाइप का प्रॉमिस टाइप समझ लो। ऊपर एक फंक्शन होता है जो तुम्हारा एसिंक्रोनस नेचर का काम करता है, एक टाइप का फंक्शन ही समझ लो। फंक्शन तो नहीं, बहुत गलत होगा, पर समझाने के लिए बोल रहा हूँ, फंक्शन समझ लो। अब वहां पर क्या होता है, तुम्हारा न्यू प्रॉमिस क्रिएट करते हो, और प्रॉमिस एक क्लास है बाय द वे। न्यू प्रॉमिस क्रिएट करते हो और फिर इसके अंदर तुम प्रॉमिस करते हो। और प्रॉमिस में 3 चीजें होती हैं, मेरे को याद नहीं है इसलिए पढ़ के बता रहा हूँ। रिजॉल्व, रिजेक्ट, फाइनली। रिजॉल्व मतलब जो मैंने काम बोला था 30 सेकंड तक वेट करने के बाद मैं काम हो चुका है तो मेरे को मिल जाएगा। रिजेक्ट मतलब मैंने कोई एरर दे दिया, कोई भी मतलब एरर हो गया तो इसलिए नहीं हो पाएगा। फाइनली अगर एरर हुआ तो मुझे क्या दिखेगा, रिजेक्ट हुआ तो मुझे क्या, सॉरी एरर हुआ तो मुझे क्या दिखेगा, पास हुआ तो मुझे क्या दिखेगा, रिजेक्ट एंड रिजॉल्व। तो इसका फाइनली होता है। और ये 3 रिजॉल्व, रिजेक्ट एंड फाइनली लिखता हूं जहां पे मैं प्रॉमिस डिक्लेयर कर रहा हूं, और जहां पे मुझे प्रॉमिस कॉल करनी है, जहां पे मैं चाहता हूं जो मैं 30 सेकंड तक वेट किया है उसका आंसर आए। उसका आंसर आएगा मेरा फंक्शन में, नीचे आएगा एकदम, मतलब जावास्क्रिप्ट में जो जावास्क्रिप्ट रीड करेगा उसे बोलेंगे स्टैक। स्टैक में जो आंसर आएगा मैं उसको एक्सेस करूंगा कॉल बैक क्लास को डॉट देन से एक्सेस करूंगा। और अगर मैं रिजेक्ट आया, मतलब कोई एरर आ गया, तो मैं डॉट कैश से एक्सेस करूंगा। और डॉट देन लगाता हूं तो मैं रिजॉल्व को एक्सेस कर पाता हूं, और डॉट कैश लगाता हूं तो मैं रिजेक्ट को एक्सेस कर पाता हूं। ये दोनों कनेक्टेड हैं। कनेक्ट कैसे हैं? इसे बोलते हैं प्रॉमिस चेनिंग। मतलब जो मैं प्रॉमिस वाली क्लास में कुछ भी डिक्लेयर करता हूं रिजॉल्व से,
और मैं उसे नीचे अपने जावास्क्रिप्ट कोड में डॉट देन से कनेक्ट कर सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ। इसे बोलते हैं प्रॉमिस चेनिंग। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना मेरे को भी मैं भी मतलब सर मुझे भी याद रखना चाहिए ये भी चीजें, ये मैं भूल गया था कसम से। अब बात करते हैं असिंक अवेट की, कि भाई असिंक अवेट क्यों यूज करते हैं। भाई देखो असिंक अवेट पहले प्रॉमिस का काम क्या था, प्रॉमिस का मेन यही काम था कॉल बैक हेल्मेट ना फंक्शन और थोड़ा सिंटैक्टिकल सुगर हो, सिंटैक्टिकल सुगर जिससे हमारा रीडेबल कोड बन जाए। असिंक अवेट सेम यही काम करता है बट थोड़ा अच्छे फॉर्म में करता है, क्योंकि भाई डॉट देन डॉट कैच ये सब याद करना बहुत टफ मतलब होता है, टफ होता है मतलब। असिंक अवेट का भी सेम यही काम है बट इसका काम जो होता है ना क्लास बनाने में, जो प्रॉमिस होता है ना प्रॉमिस बनाने में यूज नहीं आता, जब हम प्रॉमिस को कॉल करते हैं वहां पे यूज होता है। मान लो तुमने एक फंक्शन बनाया प्रॉमिस का, ऊपर काम वाम कर रहा है कुछ, और थोड़ी देर बाद तुम्हें वो चाहिए, तुम डॉट डेल लगाओगे भूल जाओगे, डॉट कैच, मतलब काफी दिक्कत हो जाती है क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। तो भाई यहाँ पे तुम्हें उस फंक्शन में जो भी तुम एक्सेस करो उस डेटा, प्रॉमिस वाला डेटा एक्सेस करो उस फंक्शन का, तो यहाँ पे तुम लगाते हो अवेट। अवेट क्या होता है कि तुम्हारा ये जो डेटा है थोड़ी देर में आने वाला है, अभी वो 30 सेकंड मतलब कोई कुछ लंबा काम कर रहा है, थोड़ी देर में आने वाला है वो डेटा। तो वो डेटा जब आएगा तब मेरा अवेट वहां पे वेट करना है तब तक जब तक नहीं आने वाला, और अवेट लगाओगे थोड़ी देर बाद वो वहां पे डेटा आ जाएगा, वेरिएबल होगा अवेट, जहां पे तुम लगाओगे वो रिटर्न करेगा डेटा रिजॉल्व से, तो तुम्हारा अवेट वाले फंक्शन में आ जाएगा। अवेट वाले फंक्शन बोले या कुछ भी बोले, जो लेट टी इक्वल टू अवेट मैसेज, और मैसेज वाला फंक्शन जो भी रिटर्न करेगा वो टी के अंदर स्टोर हो जाएगा। और जहां पे तुम फंक्शन डिक्लेयर करो ना मैसेज, जो ये प्रॉमिस वाला फंक्शन है उससे जस्ट पहले तुम्हें अवेट लिखना है। सिंटेक्स थोड़ा सा दिखा दूंगा थोड़ी देर बाद वीडियो खत्म होने के बाद। बात ही तीसरी चीज की, असिंक कब लगाते हो। अवेट तो हो गया, जब तुम अवेट लगाते हो ना तब तुम्हें असिंक की जरूरत पड़ती है सिंक करवाने के लिए। जो तुम्हारा प्रॉमिस होता है ना उसे सिंक करवाने के असिंक लिख दो, और जहां पे तुम्हें एक्सेस करना है उस प्रॉमिस वाले वेरिएबल, उस प्रॉमिस वाले मेथड को वहां पे अवेट लिख दो, बस सिंपल है इतना। अब आज जो अभी मैंने आज नहीं था कल पढ़ा था जावास्क्रिप्ट के बारे में, खत्म हो गया। अब बात है बैकएंड के बारे में, नोड जेएस के 3-4 टर्म सुनो, एक्मास्क्रिप्ट, जावास्क्रिप्ट, नोड जेएस और बन। तो भाई यहाँ पे जो 4 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले टाइप इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले एक्मास्क्रिप्ट। बात है एक्मास्क्रिप्ट होती क्या है। तो भाई देखो एक्मास्क्रिप्ट एक कम्युनिटी है कुछ बंदों की, कुछ डेवलपर्स की, जो डेवलपर्स तुम्हारे अपडेट पुश करते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर। और ये जो कम्युनिटी है, पहली बात तो बहुत इसके रेयर अपडेट्स आते हैं, एक साल में एक बार आते हैं इसके अपडेट्स, और जो तुम्हारे नए नए फीचर्स होते हैं ना वो तुम्हारे इंक्लूड होते जाते हैं लैंग्वेज में, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में। और बात करते हैं जावास्क्रिप्ट होती क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन पढ़ता हूँ। जावास्क्रिप्ट इज द स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट कन्फर्म्स टू द ECMAScript स्पेसिफिकेशन। इट इज द मोस्ट वाइडली नोन एंड यूज्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ECMAScript। मतलब ECMAScript को ये यूज करती है और उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है। और बात करते हैं ECMAScript में कुछ फीचर नहीं होते बट स्टिल जावास्क्रिप्ट में है। एग्जाम्पल सेट टाइम आउट, fs.read फाइल और डॉम। ये तीनों फीचर तुम्हारे ECMAScript में नहीं है बट जावास्क्रिप्ट में है। बिकॉज ऑफ ECMAScript और जावास्क्रिप्ट, ECMAScript अपडेट पुश करती है, जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज है। जावास्क्रिप्ट तुम्हारी सिंगल थ्रेडेड है और इसके अंदर ये मल्टीपल थ्रेड वाले काम नहीं होते। और बात करते हैं जो ये काम होते हैं क्यों होते हैं, किसकी वजह से होते हैं। पहली बात तो क्यों होते हैं, हमें जरूरत पड़ती है इसलिए होते हैं। किसकी वजह से होते हैं ये काम, होते हैं हमें ब्राउजर के थ्रू। ब्राउजर जो हमारा होता है ना वो डॉम मैनिपुलेशन, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, डॉम की मैनिपुलेशन कर सकता है, वो सेट टाइम आउट कर सकता है, fs.read फाइल कर सकता है, फेच कर सकता है। ये सारे काम हमारे ब्राउजर करता है, इसलिए यहाँ पे ECMAScript का यहाँ पे रोल नहीं होता। अब बात करते हैं जावास्क्रिप्ट ब्राउजर इंजन के बारे में। 2 ब्राउजर इंजन होते हैं कॉमनली। पहला है V8 वर्जन जो यूज होता है क्रोम, और क्रोम में यूज होता है। ये क्रोम में C लैंग्वेज से बना हुआ है, और क्रोम यूज मेनली होता है वाइड पर्पस के लिए, ओपन सोर्स के लिए होता है मेनली। और बात करते हैं दूसरा स्पाइडर मंकी माँ कसम इसको सुन के मुझे बेंटन एलियन की याद आती है, स्पाइडर मंकी। तो स्पाइडर मंकी होता है, ये यूज होता है फायरफॉक्स में, और ये बना हुआ है C और रस्ट लैंग्वेज से, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, C और रस्ट। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट नोड.js। नोड.js तुम्हारा एक इंटरफेस है। एक मिनट, नोड.js है क्या, ये कोई कंपाइलर है तुम्हारा, वो फ्रेमवर्क है क्या नोड.js। नोड.js तुम्हारा एक सिर्फ रन टाइम है, मतलब वो तुम्हारे कोड को रन करता है बस। और नोड.js तुम्हारे फ्रंट एंड और बैक एंड को कनेक्ट करने का काम करता है। सिंपल बात बताई जाए तो इतनी है। अब बात करते हैं बन एक नई मार्केट में टेक्नोलॉजी आई है
और इसे मेन बताया जाता है ये कॉम्पिटिटर है नोड जेएस की, बिकॉज जो भी काम नोड जेएस करता है ना वो मुझसे मच बेटर कर सकता है बन। एग्जाम्पल, नोड जेएस एक सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है बिकॉज ये जावास्क्रिप्ट के ऊपर बेस है, और जो बन है वो भी तुम्हारी सिंगल थ्रेड है, और जो नोड जेएस लिखी गई है वो तुम्हारी C++ में लिखी गई है। और जो बात रही बन की, बन तुम्हारी लिखी गई है जिग लैंग्वेज में, जिग लैंग्वेज में लिखी गई है, और ये लैंग्वेज तुम्हारी यूज होती है ट्रेडिंग पर्पस के लिए, मतलब जहां पे तुम्हारा डेटा काफी इजीली मैनिपुलेट होता है, कभी बढ़ता है कभी कम होता है, मतलब काफी फास्ट लैंग्वेज है जिग लैंग्वेज, और इसी से बनी हुई है बन, तो ये काफी मच फास्टर है, और ये ज्यादा अडेप्टेबल भी है और हाईली कंपेटेबल भी है। तो इसलिए बन जो है हाई कॉम्पिटिटर है, और काफी जगह पे अभी फिलहाल बन भी यूज होता है, मतलब जैसे बोला जाए ना काफी अच्छा कॉम्पिटिटर है नोड जेएस का बन लैंग्वेज। अब बात करते हैं हम नोड जेएस से कर क्या सकते हैं। ये आज का लेक्चर है जो आज हुआ था। नोड जेएस से हम CLI कर सकते हैं, कमांड लाइन इंटरफेस, और वीडियो प्लेयर बना सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, गेम बना सकते हैं यूजिंग C++ लाइब्रेरीज, और सबसे मेन होता है क्रिएटिंग HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। और भाई यहाँ पे जो ये है ना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये मेनली यूज होता है वेबसाइट के पर्पस के लिए। और बात करते हैं वेबसाइट में तुम्हारे दो फेसेस होते हैं, फ्रंट एंड एक बैक एंड। जो फ्रंट एंड होता है वहां पे HTTP का क्या रिलेशन होता है, तो फ्रंट एंड में होता है प्रोटोकॉल, एड्रेस, राउट, हेडर बॉडी, मेथड। ये सारे जो 5 चीजें बताई है ना ये क्लाइंट साइड पे होते हैं। जो फ्रंट एंड की साइड पे होता है ब्राउजर में ये होता है HTTP पे, ये पांचों होती है HTTP फ्रंट एंड के साइड पे, और बैक एंड के साइड में होता है रेस्पॉन्स हेडर, रेस्पॉन्स बॉडी, स्टेटस कोड। ये भाई मुझे अभी तक याद नहीं हुआ है बट इसलिए मैं देख के बता रहा हूँ, सिंपल बात है। और तुम्हारा HTTP जो होता है वो है प्रोटोकॉल, और जो तुम वेबसाइट का नाम लिखते हो google.com, ये है URL, और जो उस URL के उस वेबसाइट के अंदर तुम जाते रहते हो, और जहाँ पे अभी तुम पहुंचे हो उसे बोलते हो राउट। तुम अपने किसी भी ब्राउजर में जाना, कहीं वेबसाइट के अंदर चले जाना तो ऊपर दिख जाएगा। और बात करते हैं DNS के बारे में। DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सर्वर। यहाँ पे जो तुम्हारी वेबसाइट होती है उस URL कन्वर्ट होता है IP एड्रेस में। सिर्फ इसका इतनी काम है, एक टाइप की समझ लो तुम्हारा एड्रेस बुक है, जो वहां पे सिर्फ IP एड्रेस है और डोमेन है, मतलब डोमेन को IP एड्रेस में करने का काम किसका होता है, DNS का, डोमेन नेम सर्वर का। और IP एड्रेस होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो तुम्हारे काम आते हैं एड्रेस के लिए, मतलब तुम्हारे किस ब्राउजर में है, किस टैब में खुला हुआ है, किस पीसी में है, और ये पीसी कहाँ पे लोकेट करता है, इस पूरा एड्रेस होता है IP एड्रेस में। और IP एड्रेस दो टाइप के होते हैं, IPv4, IPv6, और इसके अंदर मुझे बहुत सारी चीजें पता है बट जैसे बोलते हैं ना ये पार्ट आ जाता है कंप्यूटर नेटवर्क का। IPv4, स्टैटिक IP एड्रेस, वर्चुअल IP एड्रेस, मतलब बतेरी चीजें हैं, इस पर नहीं जाएंगे हम। सिर्फ इतना रहते हैं कि एग्जाम्पल तुम्हारे जो फ्रंट एंड पे मतलब जो क्लाइंट है वो क्या क्या कर सकता है, वो गेट कर सकता है, मतलब डेटा लेना सर्वर से, पुश कर सकता है, सर्वर में डेटा डालना, पुट कर सकता है, डेटा रिप्लेस करना सर्वर में, डिलीट कर सकता है, डेटा को डिलीट कर देना सर्वर में से। और तुम्हारा सर्वर जो है क्या क्या कर सकता है, वो 200 मतलब ये भेजता है नंबर में, रेस्पॉन्ड जो भेजता है ना वो नंबर में भेजते हैं। जो 200 है कि तुम्हारा सब कुछ ओके है, जो तुमने टास्क बोला है वो कंप्लीटली हो चुका है। 404 की कुछ गड़बड़ है, पेज नॉट फाउंड या राउटर नॉट फाउंड, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है, समझ लो। 404 मतलब पेज नॉट फाउंड, मेजोरिटी टाइम यही होता है। 403 ऑथेंटिकेशन इशू, और 500 इंटरनेट सर्वर एरर, ये होते हैं कुछ कोड्स। अब बात करते हैं आज के एक मेन क्लास में एक बहुत तगड़ी चीज बताई थी, वो चीज है एग्जांपल तुम अपने ब्राउजर में गए हो, कोई भी वेबसाइट में गए हो, इतनी हाईली सिक्योर नहीं है, कोई भी नॉर्मल वेबसाइट में गए हो, और वहां पे तुम जाना नेटवर्क सेक्शन में, मतलब कंसोल में जाकर नेटवर्क सेक्शन में जाना, और वहां पे एक होता है ऑथराइजेशन, और वहां पे 50 से 60 कैरेक्टर का काफी लंबा कोड होता है। और अगर इस कोड को तुमने किसी का भी कॉपी कर लिया, मतलब तुम्हें मिल गया, तो तुम उस वेबसाइट के लॉगिन में, मतलब तुमने एक वेबसाइट में गए, लॉगिन किया, और तुम्हारे दोस्त है कंसोल में गया, कंसोल में जाने के बाद कंसोल में जाने के बाद वो जो ऑथराइजेशन कोड है कॉपी कर लिया, और वो बंदा अब अपने पीसी में उसको पेस्ट कर सकता है, और तुम्हारे पीसी का उस ब्राउजर के वेबसाइट का पूरा, जिसे बोलते हैं ना जो इंटरफेस तुम्हें दिख रहा है वो इंटरफेस उसे भी दिखेगा, बिकॉज तुमने ऑथराइजेशन उसे दे दिया। ऑथराइजेशन की बोलते हैं शायद इसे, मतलब जो तुमने लॉगिन कर रखा है ना, उसे ईमेल की भी जरूरत नहीं है, पासवर्ड की भी जरूरत नहीं है, उसका लॉगिन हो चुका है। और बाय द वे छोटी मोटी वेबसाइट्स में होता है, जो फैंग कंपनीज होती हैं इनकी वेबसाइट में काफी प्रोटेक्टेड होता है। पहली बात तो तुम इजीली इतना देख भी नहीं सकते और कॉपी भी नहीं होता, जो मुझे हाँ भैया ने बताया था, ये मुझे बात बहुत सही लगी थी, बहुत सही इन द सेंस काफी कुछ सीखने वाली है।
अब बात करते हैं, इतना था मेरा एक वीक का रिसोर्स जो मैंने एक वीक के इस कोर्स में पढ़ा है। और कोर्स रिव्यू देना चाहूंगा एक वीक का, तो जिसे बोलते हैं ना, कोर्स इंग्लिश में अपना फुल अटेंशन लगा कर सुनना पड़ता है। मतलब जिसे बोलते हैं ना, तुम्हारा अटेंशन डाइवर्ट हुआ तो तुम्हें 20-30 सेकंड पीछे करना पड़ेगा दोबारा समझने के लिए। तो अटेंशन फुल देना पड़ता है और डाइजेशन में थोड़ा सा टाइम लगता है, सिंपल बोलूँ तो। बट समझ में आता है। बंदा जो, मतलब बंदा नहीं बोलूंगा, भैया बोलूंगा, भैया काफी डीप में पढ़ाते हैं। तो बात करते हैं अब डीएसए की। डीएसए की इस वीक मेरा देखा जाए तो काफी बेकार गया है। इन द सेंस, बेकार किस सेंस में, मैंने कॉन्टेस्ट सॉल्व किया है, उस कॉन्टेस्ट के 4-5 प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व किया, समझा। डीएसए के 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व किए थे और डेली डेली 2 पीओटीडी किए हैं, जी फॉर गेस का और लीड कोड का। माना कुछ कुछ मुझे नहीं आता था, तभी मैंने सीखूंगा, बट इसमें टाइम लगेगा। अब बात करते हैं खुद के लिए। टाइम नहीं है मेरे पास खुद के लिए, मतलब खुद की प्रॉब्लम्स के लिए। खुद की प्रॉब्लम्स मतलब कहीं गलत सेंस में जा रहा है। खुद की प्रॉब्लम मतलब ये अभी मैं सिर्फ प्रॉब्लम ऑफ द डे में पूरा दिन निकाल लेता हूँ और मर्ड में ये सीखने काफी बड़ी चीजें हैं ना। बट मुझे कुछ शीट्स फॉलो करनी है। डीएसए का सुप्रीम जो होमवर्क था उसको भी अभी कंप्लीट करना है, काफी करना है, बट करूंगा धीरे धीरे। इसी में तो मजा है भाई। चलो आज की वीडियो के लिए इतना ही करते हैं। कि संडे मेरा रिवाइंड था जो मैंने पूरा वीक पढ़ा है। होप मैं नेक्स्ट वीक बनाऊं, होप सो। चलो बाय बाय, मिलते हैं।